चलो बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप सब सामने देखेंगे बेटा, सब सामने देखेंगे। बहुत काम का चैप्टर है और इसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शन काफी ज्यादा है। ठीक है, पहले चैप्टर से भी ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें है। ठीक है, आज हम सारी थ्योरी खत्म करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे तब जाएंगे घर। ठीक है, मैं कुछ बात लिख रहा हूं, मेरे को ओके करना है कि बात मैंने ठीक लिखी है कि नहीं। ठीक है बेटा, देखो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हम बोलते थे इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव होता है, वे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर के एंगल से, सॉरी एक कंज्यूमर के एंगल से, एक गुड्स के एंगल से बात नहीं कर रहे, यहां पर इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा बेटा, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और आज हमें सारी बातें करनी है बेटा। हम एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पढ़कर आते हैं लास्ट चैप्टर में। एग्रीगेट डिमांड को मैं लिख सकता हूं C+I। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई को हम लिख सकते हैं C+S। ठीक है बेटा, C से C कैंसिल, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरे को इक्विलिब्रियम 2 पॉइंट पर मिलेगा, वेयर AD इज इक्वल्स टू AS एंड वेयर I इज इक्वल्स टू S। ठीक है, और बता देता हूं बेटा यहां पर इक्विलिब्रियम की 2 ही अप्रोच है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं प्यार से AD/AS अप्रोच और एक को हम बोलते हैं SI अप्रोच। ठीक है, आज दोनों अप्रोच खत्म करनी है अभी। ठीक है, अगले 10 मिनट का टॉपिक यही है। ठीक है, फिलहाल बेटा मैं एक एग्जांपल फ्रेम करूंगा। कल मैंने एक शेड्यूल बनाया था और मैंने बोला था मैं पूरे चैप्टर यही बनाता रहूंगा। ठीक है, अभी वही शेड्यूल दोबारा प्रिपेयर करेंगे बेटा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस अप्रोच को भी और इस अप्रोच को भी। ठीक है, और इसका एनालिसिस भी देखना है बेटा मेरे को। ठीक है, कर्व भी ड्रॉ करना है, सब कुछ करना है। ठीक है जी, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, शेड्यूल बनाता हूं। मेरे को AD/AS अप्रोच भी करनी है और SI अप्रोच भी करनी है। सबसे पहले AD/AS अप्रोच की बात करूंगा। ठीक है, चलो मैं शेड्यूल बना रहा हूं। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, इतना ही ले रहे थे हम। चलो 500 भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। कंजम्पशन 40, 80 ऐड करते चले जाना बेटा। कितना आएगा फॉर 440। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट कल हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पढ़ा था बेटा, ये सेम रहेगी कोई भी इनकम हो जाए आपकी, कितनी भी इनकम हो जाए। मेरे को आप सेविंग्स कैलकुलेट करके दे दो। सेविंग का फॉर्मूला क्या है, y माइनस सी, y इज इक्वल टू C+S। तो बेटा सेविंग कैलकुलेट हो सकते हैं 0 - 40, -40, -20, 0, 20, 40 एंड 60। ठीक है जी, चलो AD कैलकुलेट करते हैं। AD क्या होता है, C+I, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। C+I 80, 160, 240, 320, 400 एंड 480। एग्रीगेट सप्लाई बोलो फटाफट। इनकम के इक्विवेलेंट 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। बेटा इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव होगा, वेयर AD इज इक्वल्स टू AS, वेयर AD इज इक्वल्स टू AS, यहां पर अचीव होगा पक्का। ठीक है, कर्व देख लें एक बार फिर कुछ बात करें। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई। मैंने शॉर्टकट में लिखा, पूरा लिख लेना। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कल की बात याद आई बात, क्योंकि इनकम हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। एग्रीगेट सप्लाई कह लो या इनकम कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, इनिशियली आप देख लो बेटा इन 4 पॉइंट पर, एग्रीगेट डिमांड
ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ऐसा ही है, यानी कि मैं बोल सकता हूं शुरू में एग्रीगेट डिमांड कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, किसी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी और फिर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। ऐसी बात है, कुछ लगभग सा डायग्राम आप ऐसा बोल सकते हो। पहले एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, ठीक है, ये सी बार होता है, सॉरी सी बार प्लस, बल्कि सी बार प्लस आई होगा ये, ठीक है बेटा। इनिशियली क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगी, फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से। पक्की बात, ये बात क्लियर है। ये वही सिचुएशन है बेटा जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है ना। ये सारी सिचुएशन यहां तक देख लो, एग्रीगेट डिमांड कर्व बड़ा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व से, यहां तक, ठीक है। ऐसे केसेस में इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, जहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं सप्लाई नहीं है, इतनी मार्केट है बेटा। आपके पास एक ही रास्ता है, कुछ भी करो, पहला कोशिश ये करो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दो, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि आप डिमांड को मीट आउट कर पाओ। सीधी सी बात, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई आप उतनी दे नहीं पा रहे, लोगों को नौकरी दो, एम्प्लॉयमेंट दो, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर इतना सब चलने के बाद भी बेटा एग्रीगेट डिमांड ही ज्यादा रही, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा बेटा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे इकोनॉमी में हर चीज के। क्या मैं इस बात पे क्लियर हूं? पक्की बात, ठीक है बेटा। ये पॉइंट कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को बेटा इफेक्टिव डिमांड भी बोला जाता है। अभी तक बात ओके, ठीक है। ये वाली बात, ये कौन सा पॉइंट है, ये सारे पॉइंट कौन से हैं, ये पोर्शन कौन सा है, वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि आप प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, इतनी डिमांड नहीं आ रही मार्केट में। बेटा एक साल बना लोगे 1 लाख यूनिट, डिमांड आई 80,000 यूनिट की, दूसरे साल भी ज्यादा बना लोगे, डिमांड आई कम, तीसरे साल से क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों की, कई लोगों की चली जाएगी, एम्प्लॉयमेंट पक्का गिरेगी। आप ऐसे केसेस में बेटा प्रोडक्शन करना कम कर दोगे, क्योंकि आपके पास पिछला ही स्टॉक बिका नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर कुछ टाइम तक ये कंटिन्यू रहा बेटा, कुछ नहीं होगा, प्राइसेस गिर जाएंगे इकोनॉमी में। बिल्कुल इसके अपोजिट बात तीनों। अभी तक क्लियर हूं? पक्का, एडीएस अप्रोच खत्म हो गई, समझ आई बात। ऐसा ही अप्रोच यहीं से ही कंटिन्यू करना है बेटा। एक और डायग्राम बनाना है मेरे को नीचे, ठीक है। मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा रब करके थोड़ा क्लीन कर देता हूं और थोड़ा छोटा कर देता हूं, ऐसा ही अप्रोच पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। चलो जी, सामने देखते रहो बेटा भी आप, बहुत जल्दी से कर रहा हूं मैं ये। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इनकम, वाई एक्सिस पे अब की बार लेंगे या तो सेविंग या तो इन्वेस्टमेंट, दोनों ही बल्कि, ठीक है जी। बेटा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कैसे बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिक्स्ड है, ये देख लो। कुछ भी आपकी इनकम बढ़ रही है घट रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमिलर है। यानी कि जीरो इनकम पे भी 40, 100 पर भी, 200 पर भी, 300 पर भी, 400 पर भी और 500 पर भी, ठीक है। सेविंग्स इनिशियली डिस सेविंग्स है, ये देख लो बेटा, जेब से ही लगाना पड़ रहा है पैसा, ठीक है, बल्कि पास सेविंग खत्म कर रहा है ये आपकी, इनिशियली डिस सेविंग्स है बेटा। स्टार्ट होगा वाई डैश एक्सिस से, ठीक है। नहीं भी पता तो कोई टेंशन ना लो, ठीक है, मैथ्स में नहीं जाना हमारे को, ठीक है बेटा। वाई डैश से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं बाद में जाके पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं बेटा। अगर आप स्केल से बनाओगे, ढंग से बनाओगे,
तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे। मैं वजह बता देता हूं बेटा। SI अप्रोच क्या कहती है, जहां पर S और I बराबर हो, और बेटा वो सिमिलर पॉइंट होगा जहां पर AD और AS बराबर होंगे। देख लो यहां AD और AS बराबर है ना, सेम पॉइंट पर भी बेटा S और I भी तो बराबर है, पॉइंट तो सिमिलर ही है, इसलिए बोल रहा हूं बेटा ये दोनों एक ही लाइन में होंगे। अगर स्केल से बनाओगे तो बेटा एक ही लाइन है, ये बात समझ में आई। और बेटा अगेन ये पॉइंट कौन सा है, I इज ग्रेटर देन S। देख लो ना, I कर्व बड़ा है, S कर्व तो अभी माइनस में ही है। ये पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट। इक्विलिब्रियम यहीं पर अचीव होगा जहां S और I बराबर है। और ये सारे पॉइंट कौन से हैं, ये S कर्व है जहां S बहुत ज्यादा है I से। बात क्लियर है क्या नहीं, पॉइंट क्लियर है, बात ओके है बेटा। यहां पर भी वही एनालिसिस है जो यहां पर किया था बेटा। S इनिशियली आपको पता है ना माइनस होता है, सेविंग क्या है, डिस सेविंग्स है, बल्कि सेविंग्स तो है ही नहीं। यानी कि बेटा प्रोड्यूसर क्या कर रहा है बेटा, सेविंग नहीं कर रहा, बल्कि अपनी पास की सेविंग को भी उठा उठा के बिजनेस में लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि बेटा बात फिर वही, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं बेटा लोगों को और नौकरियां दी जा रही है। डिस सेविंग कर रहा है, सेविंग नहीं कर रहा, घर कुछ नहीं ले जा रहा, बल्कि घर से भी कुछ लेकर आ रहा है ताकि प्रोडक्शन बढ़े। समझ आई बात। और यहां पर क्या कहानी होगी, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसकी बात नहीं है। यहां पर क्या कहानी होगी, जब सेविंग्स ज्यादा है, यानी कि प्रोड्यूसर बिजनेस से अब पैसा निकाले चले जा रहा है, क्या होगा बेटा, यानी कि आप कर क्या रहे हो, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं बेटा लोगों की नौकरियां जाएंगी, आप सैलरी नहीं देना चाहते हो उनकी। सेम एनालिसिस, ऐसा ही अप्रोच भी खत्म। बात क्लियर, सारी बात समझ आई। इतनी छोटी सी बात है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अभी आगे बढ़े, अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में नजर पक्का आएगा, ठीक है। चलो जी, अभी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करेंगे मल्टीप्लायर को, फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मल्टीप्लायर, या बोलो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पहले बेटा मैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करना। मुझे पता है इसको 10 मिनट के लिए रटना पड़ेगा, 10 मिनट के बाद मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। 10 मिनट के लिए आपको रटना पड़ सकता है बेटा, जब तक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देता, ठीक है। चलो जी, मल्टीप्लायर का मतलब समझते हैं। दोनों में से पेपर में कुछ भी लिखा ना, दोनों बातें सेम है, ठीक है। मैंने लिखा क्या है, मल्टीप्लायर क्या चीज है, कहता है एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू अ ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम। या कहता है मल्टीप्लायर एक्सप्रेस करता है किन दो चीजों की रिलेशनशिप, इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। बेटा अभी के लिए यह बात रटनी पड़ेगी, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद मैं प्रूव करूंगा यह बात पक्का, ठीक है। लेकिन बता देता हूं वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है मल्टीप्लायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज करोगे ना इन्वेस्टमेंट में, वो कई गुना इंक्रीज करेगा आपकी इनकम में, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। मैंने भी रटने के लिए बात बताई है, कहता है अगर थोड़ा सा इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट में तो कई गुना इंक्रीज होगा इनकम में, वो ऐसा कहना चाह रहा है। प्रूव करेंगे अभी इस बात को, ठीक है। 10 मिनट के लिए लेकिन इसको छोड़ दो, फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद कर लो बेटा, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई मतलब इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा आई अपॉन मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, AD इज इक्वल टू C प्लस आई आपने पढ़ा था, ठीक है। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Y इज इक्वल टू C प्लस S, ठीक है, या AS इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू C प्लस S, ठीक है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो बेटा वहां पर S और I बराबर होते हैं, पढ़ा था आपने, अभी तो पढ़ा ऐसा ही अप्रोच, पक्का ना।
तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो एस और आई बराबर है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, बोथ साइड डेल्टा लगा सकता हूं कि नहीं? ठीक है, डेल्टा y से डिवाइड कर दो बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा y। वन एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बेटा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई कोई टर्म नहीं होती, लेकिन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो सकती है। तो क्या इसको 1 अपॉन के लिख सकते हैं? 1 अपॉन के लिख सकते हैं? पक्का बताओ इतनी बात। ओके, यहां से एक फॉर्मूला फ्रेम करना है मेरे को। बेटा 1 बाय के इज इक्वल्स टू, मैं एमपीसी को उधर ले आऊंगा, माइनस में आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी, दोनों साइडेड का रेसिप्रोकल कर दो। k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये दूसरा फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला बेटा 1 माइनस एमपीसी मतलब एमपीएस, तो बेटा ऐसे भी तो लिख सकता हूं k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। बेटा मैंने k के 3 फॉर्मूला लिख दिए, 1 2 3, और मैंने डिराइव करके बताया। बेटा मुझे रटवाने का कोई शौक नहीं आपको, समझ आई ना बात? y को लिख सकते हैं c प्लस एस के बराबर, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो बेटा s और i बराबर होंगे, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, दोनों साइड डेल्टा लगा दिया, डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा i, डिवाइड कर दिया बोथ साइडेड बाय डेल्टा y, 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस, बेटा डेल्टा i अपॉन डेल्टा y किसी चीज के बराबर नहीं होता, पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा i तो होता है, तो मैं इसको 1 बाय k लिख सकता हूं। 1 बाय k इज इक्वल्स टू 1, एमपीसी को इधर लाओगे माइनस में आ जाएगा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दो, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है, तो एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, अब मैं इस बात को जो मैंने थ्योरेटिकल लिखी थी, अब मैं इसको समझाने वाला हूं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं मैंने लिखा क्या है। एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू अ ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हो या इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ती है तो इनकम कई गुना बढ़ती है। अच्छा, ऐसे कैसे होता है? चलो प्रूव करते हैं इस बात को। ठीक है, और ऐसा ही एक न्यूमेरिकल, ऐसा ही एक आप बोलो टॉपिक मनी में भी आएगा, वहां पर इसका नाम मनी मल्टीप्लायर है, वहां इसका नाम मनी मल्टीप्लायर है, यहां पर इसका नाम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। ठीक है जी, देखते हैं जरा टॉपिक, मैं प्रूव करूंगा। फिलहाल के लिए 3 ये फॉर्मूला याद रखने आपने, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूलाज पे है। ठीक है जी, चलो मैं इस टॉपिक को बोलता हूं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, चलो देखते हैं। बेटा 2 मिनट के लिए आप सब सामने देख रहे हैं, सरकार ने क्या किया बेटा, इस साल एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कराना शुरू किया। ठीक है, और जिस भी कंपनी से, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाना शुरू करा, उसने पैसे बोले 100 करोड़ रुपए। ठीक है, एक ही साल का हाईवे 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट हुई बड़ी देश की 100 करोड़ रुपए से? बड़ी 100 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 1 साल में हाईवे बनकर तैयार होकर इन्वेस्टमेंट बढ़ी। बेटा हमारी इकोनॉमी इस प्रिंसिपल पे काम करती है, एक इंसान के लिए जो चीज खर्चा होती है वो दूसरे के लिए इनकम होती है। ऐसा ही होता है, एक इंसान के लिए जो चीज खर्चा है वो दूसरे के लिए इनकम है। सरकार ने 100 करोड़ खर्चे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने तो पैसे ही रिसीव करे। तो बेटा कॉन्ट्रैक्टर को मिली 100 करोड़ रुपए की इनकम। बात समझ आई? अभी तक सारी बात समझ आई? मान लो बेटा इकोनॉमी में कंसेप्ट है कि एमपीएस 0.9 है। एमपीएस मतलब जो जितनी इनकम कमाता है उसका 90% वो खर्च कर देता है। बेटा आप खुद समझो कि ठेकेदार की जेब में थोड़ी जाएंगे 100 करोड़, उसकी कमाई थोड़ी है 100 करोड़ रुपए, उसने अपने मजदूरों को देने हैं 90 करोड़ रुपए। मेरे एग्जांपल में 90% वो भी खर्चता है, उसने अपने मजदूरों को देने हैं ना 90 करोड़ रुपए, या कमाई है 100 के 100 करोड़ रुपए, खर्चेगा।
बेटा उसने खर्चे 90 करोड़ रुपए और उसने सेव करे 10 करोड़ रुपए, उसने खर्चे, लेकिन बेटा मजदूरों की इनकम, उनकी तो इनकम ही है भाई, ठेकेदार का ही तो खर्चा है, कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा है। मैंने बोला ना इकोनॉमी में प्रिंसिपल क्या है, एक इंसान जो खर्चता है वो दूसरे के लिए इनकम होती है, दूसरा जो खर्चता है वो तीसरे के लिए इनकम होती है, तीसरा जो खर्चता है वो चौथे के लिए इनकम होती है। पक्का बात समझ आई? गवर्नमेंट ने खर्चे, कॉन्ट्रैक्टर ने रिसीव करे, कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चे, मजदूरों ने रिसीव करे। उन्होंने खर्चे 90%, इसका 90%। बेटा उन्होंने घर में कुछ खाना नहीं, क्या राशन आएगा, ये वो खर्चा है, उन्होंने खर्च दिए। जोड़े कितने? 9 करोड़, 90 करोड़ में से 81 करोड़ खर्च दिए, 9 करोड़ जोड़े। बेटा ये किसने रिसीव करा? ये रिटेलर ने रिसीव करा, जिनसे उन्होंने राशन लिया। ये प्रोसेस चलता रहेगा। पता है कब तक चलता रहेगा? रटना नहीं है, जब तक ये 1000 करोड़ नहीं हो जाता, और जब तक ये 900 करोड़ नहीं हो जाता, और जब तक ये 100 करोड़ नहीं हो जाता। मेरा मन नहीं कर रहा ऐसा बोलने का, मैं प्रूव करूंगा। ये जब तक 1000 करोड़ नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। मैंने कैसे बोल दिया ये 1000 करोड़ नहीं हो जाता? बेटा मैंने एक फॉर्मूला लगाया इनडायरेक्टली, आपको बताया नहीं। मैंने फॉर्मूला लगाया K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, MPC 0.9 है। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, K इज इक्वल टू 1/0.10, K इज इक्वल टू 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट का 10 गुना हो जाएगा ये। मैंने अभी एक बात बोली थी, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू अ ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हो, कई गुना इनकम बन के निकलती है, वो यही है। रटवाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, मैंने बोला था ना आपको, मैं प्रूव करूंगा ये बात। देखो बेटा के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल वाई अपॉन डेल आई, ये 10 टाइम्स है। डेल्टा वाई कितना आएगा? डेल्टा आई मेरे को 100 दिया हुआ है, तो डेल वाई कितना आएगा बेटा? 1000 करोड़ सी तो आएगा, यही तो लिखा है मैंने। 1000 करोड़ में से मेरा एमपीसी क्या है? 0.9, यानी कि बेटा 900 करोड़ का खर्चा हो जाएगा, यानी कि बेटा सेव कितना होगा? 100 करोड़। एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इंक्रीज लीड टू अ ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम। दिख रहा है बेटा? यही तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, इनकम कई गुना इंक्रीज होगी। क्या इस बात को लेकर मैं क्लियर हूं? बात समझ में आई? पक्का बताओ। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, ये खत्म करो पहले। चलो देखते हैं बेटा। अभी आप सब सामने देख रहे हैं बेटा, पेपर में ना आपसे कई बार पूछता है बेटा एमपीसी और एमपीएस और के की रिलेशन कैसी है, या व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का बोल रहा हूं। व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के आ सकता है, या रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एमपीएस और के आ सकता है। पक्का करना क्या है, आप सब सामने देखो बेटा। के का फॉर्मूला था क्या? 1/1 माइनस एमपीसी। यार बोलोगे नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, ठीक है ना? 1/1 माइनस एमपीसी, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, K इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां से समझ में आ रहा है दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है? ये तो बात समझ में आ रही होगी, ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। मैं ये भी बोल देता हूं अभी बोलने के लिए, रटवा नहीं रहा हूं, बोलने के लिए बोल रहा हूं। एमपीसी से डायरेक्टली रिलेटेड है के, देख लेना, अभी देख लेना, प्रूव होगा। ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस इनवर्सली रिलेटेड हैं, हम प्रूव करते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, इजी टर्म्स में लिखा है इनवर्सली रिलेटेड है ये। चलो देखते हैं एमपीसी, एमपीएस और के, मेरे को तो रिलेशन देखनी है ना। चलो एक काम करते हैं, एमपीसी को अगर मैं 0 ले लूं तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, क्योंकि ये दोनों 1 होते हैं, ठीक है। के क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, 1/MPS 1, पक्का। अगर मैं इसको 0.5 ले लूं तो ये कितना होगा? ये भी 0.5 होगा, ये दोनों भी तो 1 होते हैं ना। ये अगर 0.5 है तो बेटा के कितना आएगा? 2, पक्का।
ठीक है, चलो अगर ये 0.33 है तो ये कितना होगा 0.67 मतलब, या छोड़ो अगर इसको ना भी करो क्योंकि फिर वो सीक्वेंस मेरा खराब हो जाएगा, 0.75 लो, 0.75 तो ये क्या है 0.25 मतलब 4 टाइम्स। अगर ये बेटा 0.9 है तो एमपीएस क्या है 0.10, यानी कि ये कितना है 10 टाइम्स। पक्का, बस इसी से प्रूव हो जाएगा बेटा। एमपीसी मैंने बढ़ाया है, देख लो, 0 के बाद 0.5 के बाद 0.75 के बाद 0.9, क्या ये बढ़ रहा है? पक्का दिख रहा है? मैं बोल सकता हूं ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली। और बेटा ये देख लो, ये बेटा डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। क्या बोल सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली। बात समझ आई? अब एक बात और बेटा, पेपर में आता है के की मिनिमम वैल्यू क्या है, के की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, के की मिनिमम वैल्यू क्या है, के की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैं प्रूव करता हूं। पहले प्रूव करेंगे फिर समझेंगे। बेटा एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर मैं एमपीएस की वैल्यू मिनिमम रख दूं तो के की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं एमपीएस की वैल्यू मैक्सिमम रख दूं तो के की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है एमपीएस की। एमपीएस बेटा ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। कल पढ़ा है ना, ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बेटा अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू रखोगे तो के की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/0। मैक्सिमम वैल्यू के की हो सकती है इंफिनिटी। ठीक है, और अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो के की मिनिमम वैल्यू आएगी विच इज 1। यानी कि बेटा के की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। बात क्लियर? एक लास्ट टॉपिक 2 मिनट का, फिलहाल के लिए मेरे को पॉज करो। बेटा एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट का टॉपिक है। इस टॉपिक को आराम से समझना, ऑल्दो मैं नहीं समझता पेपर में इसके आने के चांसेस है, लेकिन बेटा करना हमने 100% ही है। ठीक है, टॉपिक क्या बोलता है बेटा? एक टॉपिक है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी सब सामने देखेंगे बेटा। अंडर एम्प्लॉयमेंट, और बेटा एक लास्ट टॉपिक है ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको ये तीनों टॉपिक करने का एक आसान सी बात बोलता हूं बेटा। इन तीनों में एक वर्ड कॉमन है, कौन सा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी कॉमन है ना? हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो है। ठीक है भाई, अगर आप ढंग से पढ़ोगे बेटा, वर्ड ये है पूरा, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कॉमन वर्ड क्या है? इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है मतलब एडी और एएस तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट पक्का करने वाले हैं। जब इक्विलिब्रियम की बात है बेटा, इंटरसेक्ट तो पक्का करने वाले हैं। ठीक है ना? बस ये बात दिमाग में रखना, तीनों के डायग्राम बहुत आराम से बनेंगे, समझने की कोशिश करो। मैं आपको बोलता हूं बेटा, पूरी इकॉनमी में सिर्फ 100 लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। मान लो बेटा पूरी इकॉनमी में सिर्फ 100 ही लोग हैं और एक इंसान मैक्सिमम 10 यूनिट बना सकता है, यानी कि टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस हो सकती है वो कितनी है? 1000, 1000। डायग्राम देखो, एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस इनकम, एडी और एएस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, एएस 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, एएस क्योंकि हमेशा इनकम के बराबर होता है एडी। बेटा ये पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, मेरे एग्जांपल में समझने की कोशिश करना। ठीक है, 100 लोग काम करते हैं, 1000 यूनिट मिलकर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मान लो इकॉनमी में डिमांड 100 ही यूनिट की आई, 1000 यूनिट की आई। 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, 1000 यूनिट ही बिकेंगी क्योंकि डिमांड 1000 की है। क्या सबको नौकरी मिल गई? ये वही पॉइंट है बेटा
जहां सबको नौकरी मिल गई है और एडी और एएस एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस इनकम एडी और एएस। बेटा एएस कर्व 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एडी कर्व, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। लेकिन इस बार मैं बोलता हूं बेटा आप प्रोड्यूस कर सकते थे 100 लोग मिलकर 10 यूनिट, यानी कि टोटल 1000, डिमांड आई 800 की। नौकरी कितनों को मिली? 80 को, 80 जनों को एक 10 ही बना सकता है। नौकरी कितनों को मिली? पूरों को मिल गई। फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वर्ड लिखा है इक्विलिब्रियम। कहीं ना कहीं बेटा एडी और एएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। डिमांड कम आई है ना, डिमांड कम आई है। लो जी, इसे बोलते हैं AD1। बेटा AD1 ने एएस को जहां इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं E1, कुछ भी बोल लो, ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है यानी एडी और एएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो पक्का करेंगे, लेकिन नौकरी सबको नहीं मिल पाई। यहां पर होते तो नौकरी सबको मिलती। बात समझ आई? ठीक है बेटा। थर्ड वन, ऑल्दो इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, किसी इकोनॉमी में ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये एक थ्योरेटिकल बात है। मैं बताता हूं आपको, आपको खुद समझ में आएगा, एक थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है ही नहीं। इनकम एडी और एएस, एएस कर्व बनाएगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। एडी कर्व बना दिया हमने बेटा, यह है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि जब 1000 यूनिट की डिमांड आती तो बेटा यहां पर सबको जॉब मिलती और सारी यूनिट बिक जाती। लेकिन बेटा इस बार क्या लिखा हुआ है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि बेटा डिमांड कितनी आई? 1200 की। आप सप्लाई कितनी कर सकते हो? लोग ही कितने हो आप इकोनॉमी में? 100 लोगों 10 यूनिट बना सकते हो, 1000 यूनिट मैक्सिमम बन सकती है। बेटा डिमांड आई 1200 की, क्या कभी अचीव की जा सकती है? नहीं की जा सकती। इसलिए बोल रहा हूं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन क्या डिमांड कुछ ज्यादा है? पहले से ज्यादा है? ज्यादा है पक्का। बेटा AD1 हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि इकोनॉमी में कभी 1200 यूनिट प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि लोग ही 100 हैं बेटा और मैक्सिमम 10 बन सकती है। लेकिन बेटा इस पॉइंट को हम बोलते हैं E1, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां AD1 और AS ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूं मेरा फोकस इस वर्ड पर है, AD और AS एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगे हर कर्व में। बात समझ में आई? क्या मतलब है अंडर एम्प्लॉयमेंट से, क्या मतलब है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट से, और क्या मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट से? बात ओके। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, पहले आपने वो करने हैं बुक से बात, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी करना सॉल्व बेटा। लो जी, सबसे सिंपल क्वेश्चन, करो जल्दी से सॉल्व। कर सकते हो आप के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। के की वैल्यू निकालनी है बेटा, MPC आपको गिवन है तो बहुत आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। ये 1.11 समथिंग आएगा, तो बेटा इसको 2 डिजिट तक कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। पार्ट नंबर 2, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, वर्थ आएगी 0.75, यानी कि आप बोल सकते हो ये आएगा 1.33 समथिंग, या 1.34 भी लिख सकते हो, ठीक है। पार्ट नंबर 3, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। K की वैल्यू आएगी यहां पर 1/0.5,
मतलब 2 टाइम्स। बेटा आंसर हमेशा टाइम्स में ही लिखना, टाइम्स में ही लिखना। इसके कहने का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए क्या बोल सकता हूं, अगर इन्वेस्टमेंट को आप 100 रुपए से बढ़ा दोगे तो बेटा इनकम 200 रुपए से बढ़ जाएगी, 2 गुना कर देगा ये। समझ आई बात क्या कहना चाहता हूं। एंड फोर्थ पार्ट, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC 1/0 विच इज, ये क्या है बेटा, k की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। अब बेटा हम बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 8.14 एग्जांपल नंबर 3। मैं पढ़ रहा हूं, पहले लिखा हुआ है, इन एन इकोनॉमी income generated is 4 times the increase in the investment expenditure. Calculate the value of MPC and MPS. पहले आप बेटा पोज करो, मेरे को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 का सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि बेटा बेसिकली मतलब मेरे को के दे रखा है, income generated is 4 times than the increase in the investment expenditure। बेटा के भी तो यही बताता है कि कितनी इनकम जनरेट होगी कितनी इन्वेस्टमेंट करने से, तो ये बोलता है 4 टाइम्स है, और मेरे को बोलता है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। इजिली निकल सकता है। के का फॉर्मूला है 1/MPS, के आपको गिवन है 4 टाइम्स 1/MPS, तो बेटा MPS इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, ये आएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। और MPC की वैल्यू निकाल सकते हो, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, तो MPC की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 माइनस 0.25 विच इज 0.75। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल नंबर 5। फिलहाल मेरे को पोस्ट करो और खुद सोल्व करो। नंबर 5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। एग्जांपल नंबर 5 का कहता है इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। बेटा एमपीसी भी तो यही बताता है मेरे को। एमपीसी का फॉर्मूला होता क्या है वैसे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये क्या बोल रहा है, 60% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। कितनी इनकम इंक्रीज हो जाने से हम कितना कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं, और मेरे को यही गिवन है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, मुझे एमपीसी गिवन है 0.6, कहता है 4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में 4 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, फाइंड आउट द इनकम एंड सेविंग। बेटा इनकम भी कैलकुलेट करने को कह रहा है और सेविंग भी कैलकुलेट करने को कह रहा है। सॉरी, इनकम मतलब वाई, इनकम भी कैलकुलेट करने को कह रहा है और सेविंग भी कैलकुलेट करने को कह रहा है। इजिली हो सकती है बेटा, पहले ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट करो। k इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स आ जाएगा। बेटा अब k का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, डेल y अपॉन डेल i। k की वैल्यू आपको पता है, डेल y कैलकुलेट करना है, i पता है। तो बेटा डेल y कैलकुलेट हो सकता है 10 करोड़, और s अब कैलकुलेट करना है। बेटा s भी कैलकुलेट हो सकता है। सबसे पहले आप यहां से एमपीएस की वैल्यू निकालो। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। एमपीसी आपको गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है एमपीएस, तो आप एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हो 0.40। एमपीएस कैलकुलेट हो गया। बेटा एमपीएस का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एस अपॉन डेल वाई। एमपीएस पता है, डेल वाई पता है 10 करोड़, तो डेल एस आपके सामने आ जाएगा विच इज 4 करोड़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। मैं साथ साथ ही करा रहा हूं। इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़, whereas the full employment level of income is 800 करोड़। एक्चुअलिटी में आप 500 करोड़ तक हो और बोलता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए 800 करोड़ रुपए की इनकम चाहिए।
ठीक है, यानी कि बेटा अभी 500 करोड़ तक और 800 करोड़ तक पहुंचना चाहते हो, कितना इंक्रीज करना चाहते हो इनकम में? 300 करोड़, यानी कि इंक्रीज इन द इनकम शुड बी 300 करोड़. If 1/4 of the additional income is saved, 1/4 of the additional income is saved. बेटा एमपीएस मुझे यही बताता है. क्या बताता है? डेल एस अपॉन डेल वाई. 1/4 of the additional income is saved. कितनी एडिशनल इनकम में से कितनी सेविंग करते हो? कहता है 1/4. 1/4 मतलब 0.25. एमपीएस भी पता है मेरे को. आगे क्या बोलता है? कैलकुलेट इन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मेरे को डेल आई कैलकुलेट करना है. तो इसलिए कैलकुलेट हो सकता है, पहले के की वर्थ निकाल दो, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस से. तो के की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 टाइम्स. के की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स. अब के का दूसरा फॉर्मूला यूज करो. के इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई. के पता है, डेल वाई पता है, तो डेल आई कैलकुलेट हो सकता है. डेल आई इज इक्वल्स टू 75 करोड़. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 8. मैं रीड कर रहा हूं, सॉल्व आपने खुद करना है. इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़ लेवल ऑफ इनकम दिया है. द रेशो ऑफ एमपीसी टू एमपीएस इज 3:1. कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000 करोड़. तो कर सकते हो बेटा. अभी आप मेरे को पॉज करो और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो. बेटा एग्जांपल नंबर 8 का सॉल्यूशन देख रहे हैं. बोलता है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, 12,000 करोड़ की इनकम जब है. कहता है हमें एक नए इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है जब इनकम 20,000 करोड़ की होगी. यानी कि बेटा हमारे को इनकम में इंक्रीज कितना चाहिए? हमारे को 8,000 करोड़ का इंक्रीज चाहिए इनकम में. और क्या बोलता है? रेशो ऑफ एमपीसी टू द रेशो ऑफ एमपीएस इज 3:1. बेटा इसको सॉल्व करो. एमपीसी इज इक्वल टू 3 एमपीएस और फॉर्मूला लगाओ, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. एमपीसी की वैल्यू पुट करो, 3 एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. 4 एमपीएस इज इक्वल टू 1. That means MPS is equals to 1/4 or 0.25. बेटा MPS आपके सामने आ गया. मेरे को कैलकुलेट क्वेश्चन में करना है डेल आई. आप क्या करो? K की वर्थ निकाल दो इस फॉर्मूला से. K is equals to 1 upon MPS. K is equals to 1 upon 0.25. K is equals to 4 times. बेटा K की वैल्यू आ गई, डेल वाई की वैल्यू आ गई, डेल आई की वैल्यू निकल सकती है. K इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई. K की वैल्यू है 4 टाइम्स, डेल वाई की वैल्यू है 8,000, डेल आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो. डेल आई क्या आ जाएगा बेटा? 8,000 अपॉन 4 विच इज 2,000 करोड़. आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलता है. बाय बाय.